हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सत्ता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति का अध्ययन किया। आज हम सत्ता के प्रकारों की विवेचना करेंगे। तो सत्ता के स्रोत, आधार एवं प्रयोग की दृष्टि को रखते हुए सत्ता के अनेक प्रकार बताए जा सकते हैं, जिनमें से हम कुछ का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं तो जैसे कि संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अथॉरिटी, है ना। तो जैसे कि जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान के द्वारा ही सत्ता सौंपी जाती है तो इसे संवैधानिक सत्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का पद है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, विधानसभा आदि के संविधान के द्वारा ही जो सत्ता प्रदान की गई है वह संवैधानिक सत्ता कहलाती है। संवैधानिक सत्ता का ही एक विशेष प्रकार है कानूनी सत्ता। भारत में संसद अथवा विधानसभा कानून बनाकर शासन के विभिन्न विभागों एवं उनके अधिकारियों को जो सत्ता सौंपती है उसे कानूनी सत्ता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का अर्थ है किसी राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की सत्ता। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की सत्ता मूलतः राजनीतिक सत्ता ही है। राजनीतिक सत्ता का एक उपभेद प्रशासनिक सत्ता होती है, जिसका अर्थ शासन के विभिन्न विभागों की सत्ता माना जाता है। पुनः इस प्रशासनिक सत्ता के तीन जो व्यवहारिक प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। पहला है सूत्र यानी कि लाइन अथॉरिटी, दूसरा है कर्मचारी सत्ता, स्टाफ अथॉरिटी, और तीसरा है प्रक्रियात्मक सत्ता, फंक्शनल अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र अथॉरिटी क्या है। सूत्र जो है वो किसी भी प्रशासनिक संगठन को एक सूत्र में बांधती है। प्रशासनिक संगठन के सर्वोच्च अधिकारी में सूत्र सत्ता निवास करती है और यह प्रशासन की सर्वोच्च श्रेणी से निकलकर प्रशासन के बीच की श्रेणियों से होती हुई निम्न स्तर तक चलती है। यह प्रशासन के उच्चतम स्तर से प्रशासन के निम्नतर स्तर तक एक लाइन के रूप में लंबवत चलती है। कर्मचारी वृंद जो सत्ता है वो प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मौजूद विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच मौजूद ऐसी सत्ता है जिसके आधार पर वे एक दूसरे को परामर्श देने का अधिकार तथा सहयोग देने का दायित्व को पूरा करते हैं। जो कर्मचारी सत्ता यानी कि जो स्टाफ अथॉरिटी है वह उच्च से निम्न अथवा निम्न से उच्च श्रेणी की ओर चल सकती है ना। और प्रक्रियात्मक जो सत्ता है यानी कि फंक्शनल जो अथॉरिटी है वह प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को अपने स्तर पर ऐसे निर्णय का अधिकार देती है जो उससे संबंधित विशेष कार्यों व दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, है ना। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने सत्ता के प्रक्रियात्मक प्रकार को अत्यंत महत्व प्रदान किया है। उनका मत है कि सत्ता किसी निश्चित उच्च पद या व्यक्ति में निवास नहीं करती, अपितु यह किसी कार्य में निहित करती है। इस प्रकार सत्ता किसी विशिष्ट कार्य से उत्पन्न ऐसी शक्ति व अधिकार है जिसका प्रयोग उस कार्य से संबंधित अधिकारी के द्वारा स्थिति की विवेकपूर्ण मांग के अनुसार किया जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का एक विशिष्ट अर्थ भी स्वीकार किया जाता है जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल में अपने पद के आधार पर सत्ता प्राप्त होती है तो इस प्रकार की सत्ता को राजनीतिक सत्ता कहा जाता है ना। तो इसलिए भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और उसके संबंध में जो सत्ता प्राप्त है उसे राजनीतिक सत्ता भी कहा जाता है। तो यह जो है राजनीतिक सत्ता के हमने कई भेद उपभेद देखे। एक तो कार्यपालिका हो गई है, दूसरा इसमें जो है इसी का उपभोग कार्यपालिका की जो प्रशासनिक सत्ता है, जो सूत्र, स्टाफ और प्रक्रियात्मक सत्ता है वो भी राजनीतिक सत्ता में आ जाते हैं कि जैसे किसी विशिष्ट परिस्थिति में जिस पर जो निर्णय का अधिकार आ जाता है वह आ जाता है तो वह शक्तिवान बन जाता है। और दूसरा इसी में ही था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों से संबंधित जो दलों को सत्ता प्राप्त होती है वह भी राजनीतिक सत्ता का ही एक रूप कहा जाता है। तीसरी है परंपरागत सत्ता।
है ना। जब सत्ता का आधार व स्रोत परंपरा होती है तो उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। चमत्कारिक सत्ता, जब कोई नेता श्रेष्ठ व्यक्तित्व का वाला होता है और लगातार उसे सफलताएं प्राप्त होती हैं और आम जनता उसे नायक मान लेती है, तो वह उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेती है और इसे सत्ता का चमत्कारिक रूप कहा जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में निहित सत्ता। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका नामक अंगों में विभिन्न मात्रा में सत्ता निहित होती है, जिन्हें क्रमशः राजनीतिक सत्ता, विधायी सत्ता और न्यायिक सत्ता कहा जाता है। इसी प्रकार क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता जो होती है, जैसे जिस प्रादेशिक क्षेत्र में क्रियाशील होती है उसी के आधार पर सत्ता के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता, है ना। राष्ट्रीय सत्ता के 3 उपभेद बताए जा सकते हैं: स्थानीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता और केंद्रीय सत्ता, है ना। स्थानीय सत्ता जैसे पंचायती राज हुए, है ना, नगर निगम हुए। प्रादेशिक सत्ता जो प्रदेशों में है, विधानसभा और इस स्तर की सत्ता है। और केंद्रीय सत्ता जो पूरे देश में सत्ता को संचालित करती है। तो इस तरह से क्षेत्रीयता के आधार पर भी इसके भेद किए जा सकते हैं। संख्या की दृष्टि से भी प्रयोग यदि एक व्यक्ति करता है तो एकल सत्ता, है ना। बहुत सारे व्यक्ति में निहित है तो बहुल सत्ता। इसी तरह आयोगात्मक या मंडल में निहित हो तो आयोगात्मक सत्ता। तो इस तरह संख्या के आधार पर भी सत्ता का भेद किया जा सकता है। विश्व के आधार पर भी हम जैसे देखते हैं, जब किसी पद अथवा व्यक्ति की सत्ता का विषय की दृष्टि से सत्ता के प्रकार, है ना। 8वां पॉइंट है विषय की दृष्टि से सत्ता का प्रकार। जब किसी पद अथवा व्यक्ति की सत्ता का आधार व स्रोत धर्म, समाज, अर्थ अथवा तकनीकी ज्ञान होता है तो उस सत्ता को क्रमशः धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी सत्ता कहा जाता है। तो ऐसे इस दृष्टि से सत्ता के जो विभिन्न प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं, किंतु सत्ता के जो प्रकारों के संदर्भ में जो सर्वाधिक गहराई से जो विश्लेषण है वो मैक्स वेबर का माना जाता है ना। हालांकि सत्ता की अवधारणा के संबंध में सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से ही चर्चा होती आ रही है, किंतु इसकी जो विस्तृत विवेचना जो है 20वीं सदी में राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई। सत्ता एवं औचित्य पूर्णता का घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्य पूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। तो उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों आदेशों को इस आधार पर स्वीकार, जब सत्ता को यानी प्रजा या अधीनस्थ जो है वो इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि सत्ता सदैव ऐसा होता आया है, तो वह सत्ता का परंपरागत रूप कहा जाएगा, है ना। जैसे कि राजतंत्र में है कि भाई शुरू से ही राजा की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं कि सदैव ऐसा होता आया है प्रजा, है ना। तो इस तरह से ये परंपरागत सत्ता का अभिप्राय जो उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप में किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है ना, और अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया परंपरागत सत्ता। दूसरी है बौद्धिक या कानूनी या वैधानिक सत्ता, है ना। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता जो है संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है अथवा भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब वह सत्ता बौद्धिक एवं तार्किक होती है ना, तार्किक आधार वाली होती है। इस सत्ता में प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा का पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है।
और तीसरी है करिश्मात्मक सत्ता, जो हमने पहले भी इसी सत्ता के प्रकारों में देखा, और मैक्स वेबर ने भी इसको सत्ता के जो अपने विश्लेषण में शामिल किया है कि जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता की स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता है और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तित्व सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्मावादी एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का ही विश्लेषण करता है और वह बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं भंजनशील होती है ना, और अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत एवं करिश्मावादी तत्वों का जो है समन्वय किया जाना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से जो इन आधारों पर सत्ता के ये जो मैक्स वेबर का विश्लेषण किया है, और सत्ता के जो विभिन्न रूप सत्ता के प्रयोग की दृष्टि से ही बताए जा सकते हैं, और सत्ता के इन तथाकथित रूपों में परस्पर कोई मूल अंतर नहीं है। तो इस प्रकार जो मैक्स वेबर ने जो है सत्ता का जो ये विश्लेषण किया है, और अब हम देखते हैं कि अधीनस्थ जो है वो सत्ता का पालन क्यों करते हैं, है ना। तो पहला तो है, जैसे सत्ता के प्रसंग में यह है कि क्यों करते हैं इसमें जो है सत्ता की प्रकृति के संबंध में जो पहले हमने देखा प्रोफेसर बिच का सिद्धांत था, है ना, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत में हमने देखा कि अधीनस्थ जो है औपचारिक जिस संगठन में नियमों का औपचारिक रूप में जो है पालन करते हैं, और उसी के अनुरूप जो है उसका जो है सत्ताधारी की सत्ता का आज्ञा का पालन करते हैं कि वो औचित्य के नियमों से बंधी हुई है ना, कि इसे जो है सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर इसमें चलता है, और इसमें संगठनों के विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है, और है ना। तो सत्ता के पीछे जो है औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत जिसमें अधीनस्थों की स्वीकृति होती है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई कारण हैं जिसके आधार पर जो है अधीनस्थ जो है सत्ता का पालन करते हैं, जिनमें से है पहला विश्वास है। विश्वास भी सत्ता पालन का सबसे प्रमुख आधार होता है ना। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों की पालना करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है। तो और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लिया जाता है। दूसरा है एकरूपता, है ना। तो मानव का यह स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों एवं आदेशों की एकरूपता रखते हो। सत्ता पालन के प्रसंग में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद, फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है ना। यानी कि जिन लोगों के सुझाव, आदेशों को अधिक महत्व देता है, जिन के विचारों से एकरूपता रहती है, तो उसके महत्व को वह स्वीकार करते हुए और उसके जो है सत्ताधारी का पालन जो है करने लगते हैं। तीसरा है दबाव, है ना। तो दबाव का तो पहले भी हमने देखा। तो दबाव जो है बाध्यकारी शक्ति के पालन के आधार के रूप में कराए जाते हैं, और प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्यक में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है, जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। सत्ताधारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, है ना। चौथी है वैधानिकता, है ना। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है, और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और आदेशों के सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना
चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से भी है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट होता है, तब सत्ता की प्रभावशीलता का गहरा आघात पहुंचता है ना। तो इस प्रकार जो ये जो आधार है, जो सत्ता जो है अधीनस्थ जो है वो सत्ताधारी के आदेशों को पालन करते हैं, है ना। तो ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले जुले रूप में कार्य करते हैं। कभी विश्वास के आधार बन जाता है, कभी दबाव, है ना, और कभी ये जो है वैधानिकता। तो इस प्रकार सत्ता पालन का प्रमुख आधार और दबाव प्रसंग में कौन तत्व बना रहे, यही होना चाहिए। और मुख्य आधार तो जो है यानी कि दबाव का प्रयोग सत्ता में कम से कम किया जाना चाहिए, और अधीनस्थ विश्वास के आधार पर, एकरूपता के आधार पर सत्ताधारी के आदेशों का पालन करें, यही जो है किसी भी संगठन में प्रमुख रूप से होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आज हमने सत्ता का जो है इसके प्रकार और इसके जो है सत्ता पालन के आधारों का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।